सर इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का सर फर्स्ट पॉइंट है ना सर, उसमें जो लास्ट बुलेट पॉइंट है ऑफिस बिल्डिंग वाला, जी सर जी, ये पॉइंट समझा दें। ये वो लिख रहा है, ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड वाज सोल्ड एट इट्स कैरिंग वैल्यू ऑफ 2599। यानी एक बिल्डिंग जो पहले से आप रीवैल्यू कर रहे थे ना, आपने इसको कैरिंग अमाउंट पे सेल कर दिया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे। ठीक है, तो इसमें जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है आपका, इसमें सरप्लस इसको ऐड करके इसके इक्वल नहीं आएगा, कुछ कम होगा सरप्लस, वो डिस्पोजल के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। जब आप एसेट डिस्पोज करते हो तो उसके अगेंस्ट जितना भी रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो क्लोज हो जाता है ना, रिटेन अर्निंग में चला जाता है। ठीक है, एक तो हम एनुअल ट्रांसफर करते हैं ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, एक तो हम वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और समटाइम ये होता है कि जो जिससे हम एसेट बेच देते हैं, उस एसेट पर जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा बैलेंस मौजूद है, वो सारा का सारा बैलेंस हम रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर देते हैं। ये यहाँ पर वो चीज़ आएगी। ठीक है, सर रिवैल्यूएशन होने के बाद तो एसेट अब अपनी फेयर वैल्यू पे आ गया होगा ना। जी जी तो बिल्कुल रिवैल्यूएशन तो हो चुकी है, तो सर जी फेयर वैल्यू पे आ गया होगा, तो उसने लिखा हुआ कैरिंग वैल्यू पे उसको बेच दिया है। तो सर जी वो फिर उसकी फेयर वैल्यू ही इस वक्त कैरिंग वैल्यू है क्या, क्योंकि जी जी नो प्रॉफिट एग्जैक्टली। नो लॉस। जब जी बिल्कुल, जैसे वक्त आप एसेट को फेयर वैल्यू पर ले आते हो ना, तो जब बुक में रिकॉर्ड हो जाता है तो वही उसकी कैरिंग वैल्यू बन जाएगी ना फिर। ओके सर। ठीक है, इसी वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, क्योंकि आप मार्केट वैल्यू पर ले आए हो और फिर उसी पे बिकेगा ऑब्वियसली, तो उस पर सेल करोगे तो कोई गेन और लॉस नहीं आ रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था जी बच्चों, अब बताओ। सर जी सर इसमें ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स की वर्किंग करवा दे। ट्रेड डेटर्स की, यस सर। ओके ओके, और सर ट्रेड पेएबल की भी करवा दें। ट्रेड पेएबल की भी और ट्रेड रिसीवेबल की भी, दोनों की करवा देता हूँ। अच्छा, जरा क्वेश्चन को सामने रखिएगा, इसमें ऊपर देखें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल दिए हुए 2273 और 38665। अच्छा, इसमें पहला कॉलम है हमारा क्लोजिंग, ठीक है, और जो सेकंड कॉलम है वो हमारा ओपनिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि ओपनिंग 3865 था और क्लोजिंग जो है वो 2273। इससे आगे वो लिख रहा है नीचे इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट, नंबर 3 देखिएगा, द ट्रेड डेट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 200,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 31 दिसंबर 400 एंड 550, ये दोनों दी हुई हैं। और एडजस्टमेंट 5 भी देख लें, इसमें भी शायद कोई हिस्सा आ रहा, रिसीबल है ना ये भी। अदर इनकम इंक्लूड्स investment income of 398 at 31st December, trade and other receivable include investment income receivable amount is these and these। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो जो चीज जहां जहां आनी है मैं सारी बता देता हूं आपको। मिस्टर कहां गया? डस्टबिन को उठा के ले गए, हमारे नीचे जाने जाने तक। हाँ, वो कोई और क्लास वाला उठा के ले गया। मैं क्या कहूँ इन लोगों को। अच्छा चलें, इसको डिस्कस तो शुरू करते हैं, वो डस्टर ले आते हैं तो गए हूँ। इसमें सबसे पहली चीज जो आपने लेनी है दैट इज बैड डेट एक्सपेंस। जब आप वो बनाओगे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला, तो उसमें आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद डेप्रिसिएशन वगैरह सारा लेने के बाद आप लोगे बैड डेट एक्सपेंस। थैंक यू थैंक यू। जी, तो बैड डेट एक्सपेंस कितना आएगा वो क्वेश्चन में देखते जाओ साथ में। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 200, तो ये यहीं से मैं कर देता हूँ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ आप लिखोगे 200, एक तो ये ऐड होगा। सेकंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 31st December 2015 400 और ओपनिंग 550,
अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो डिक्रीज हो रही है, 550 से 400 पे आ रही है, तो डिक्रीज इन प्रोविजन, तो बताओ ये माइनस होगी प्लस? माइनस। माइनस। और ये अमाउंट है 150, ये 150 से हम इसको माइनस कर दें। ठीक है, इसके बाद फिर आप आगे चलते हो तो कैश जनरेटेड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाता है ना। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल चेंज जब आएगा तो उसके बाद फिर आपने जब यहां लेना है ना इंक्रीज इन या डिक्रीज इन, ये तो बाद में लिखते हैं, मेरे ख्याल डिक्रीज होगा। अब ऊपर देखें कितना है जी, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। इसकी ये वर्किंग मैंने आपको बतानी है। इसमें टी अकाउंट बनाने की बजाय ओपनिंग और क्लोजिंग लें, ये 2015 और 2014 जैसे डाटा दिया मैं वैसे ले रहा हूं। इसका गिवन जो बैलेंस है वो लीजिएगा, गिवन बैलेंस 2015 का 2273 है और 2014 3865। ठीक है, अच्छा अब इसमें आखिरी एडजस्टमेंट में कह रहा है कि ये जो अदर रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड अदर रिसीवेबल में, इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल शामिल है, जिसको अक्रूड इनकम कहते हो। वो पहले लेस करो क्योंकि वो अलहदा शो करनी होती है। ये अक्रूड इंटरेस्ट इनकम है ना, इंटरेस्ट इनकम, इसको लेस कर दो पहले। अच्छा, ये अमाउंट आ रही है जो 96 क्लोजिंग है, 80 ओपनिंग है। 96 यहां से माइनस आया, 80 यहां से माइनस होगा। अब मैं कह सकता हूं ये ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल है, अदर देन बाकी जितने भी है। ठीक है जो, अच्छा अब इसमें चूंकि मैंने ग्रॉस मेथड यूज करना है, तो जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है ना वो ऐड बैक कर देंगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कितने बैड डेट्स राइट ऑफ किए थे 200, वो ऐड बैक कर दो, इसमें नहीं आएंगे। इसमें गिवन भी हो तो नहीं आएंगे, ये याद रखना है। यहां तो दिए ही नहीं हुए ना, ये लिखा है ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 200। एक क्वेश्चन और भी आएगा जिसके अंदर वो दोनों सालों के लिखेगा कि पिछले साल इतने राइट ऑफ किए थे, वो नहीं ऐड बैक होगा, ये याद रखेगा। रीजन, क्योंकि वो उस साल की कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, ये फॉर द ईयर आइटम होती है। हम यहाँ पर सिर्फ वो अमाउंट लाते हैं जो कि आपकी एज एट वाली है, तो इसमें बैड डेट्स को इसलिए ऐड कर रहे हैं कि वो इसको इफेक्ट करके गई है, तो पिछले को नहीं छेड़ना आपने। और फिर जो प्रोविजन है वो ऐड कर दो। प्रोविजन कितनी थी जी, क्लोजिंग 90, किधर गया जी, किधर गया प्रोविजन, ओपनिंग क्लोजिंग थी 400, ओपनिंग 550। अब जब इसको ऐड कर लोगे, ये जो आंसर आएगा वो इंक्रीज और डिक्रीज यहां लाओ। ठीक हो गया, ये तो था एक आपका आंसर। दूसरा ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल पेबल में आइएगा। अब ये कैलकुलेशन खुद करते रहना, कोई जरूरत नहीं है, बस आपने क्वेश्चन किया तो सिर्फ मैं आइडिया समझा देता हूं। अब 10%, अब देखो ट्रेड अंडर रिसीवेबल ओपनिंग दिए हुए 4953, क्लोजिंग दिए हुए हैं 3337। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल पेएबल के अगेंस्ट सिर्फ एक ही अमाउंट है, वो लिखता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30th June each year. लोन बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1st November 2015, 1st November 2015। ठीक है, और आपका काउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, दिसंबर में। ठीक हो गया। इंटरेस्ट फॉर 2 months हैव बीन accrued and included in trade and other payable। ये तो बहुत ही आसान है। इसमें ये ही सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे वर्किंग में, ट्रेड एंड अदर पेएबल। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो हमें दिया हुआ है 33,337 और ओपनिंग है 4953। अच्छा, नॉर्मली हमने इसका इंक्रीज और डिक्रीज लेना होता है, लेकिन वो नीचे कह रहा है कि इसमें इंटरेस्ट शामिल है, तो वो अक्रूड इंटरेस्ट लेस कर दो, अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, पहले क्वेश्चन में अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया होता था, यहाँ दिया नहीं है, खुद निकालना है। अब वो ये कह रहा है जी कि जो इंटरेस्ट है 2 महीने का अक्रू हुआ है, क्योंकि 2015 में लोन लिया है, इधर तो लोन ही नहीं था, तो अक्रूड कहां से आ गया।
ओपनिंग में क्रूड नहीं आएगा, क्लोजिंग में आप 2 मंथ का कैसे लोगे, ऊपर आइएगा। बैंक लोन के साथ लिखा हुआ है 10%, 6000 का 10% लोगे जो कि 600 बनेगा, इंटू 2/12 कितना आ गया 100। ये 100 इसमें ऐड कर, तो 34 माइनस कर दें, सॉरी 3237 और ओपनिंग 495। तो इसका जो डिक्रीज आ रहा है वो आपका वर्किंग कैपिटल में है। इसका डिक्रीज नहीं लेना, इसका डिक्रीज लेना। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन इसमें, इस क्वेश्चन में और कोई इशू? एक्सक्यूज मी सर, इन्वेस्टिंग में सर नॉन करंट जी, एसेट जो रिवैल्यूड हुआ है उसको डिस्पोजल कर रहे हैं। सर ये पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पीपीई, सर इसका लेजर भी बनाना आप बता दें। अच्छा जी, मैं बना देता हूं। अब ये पीपीई आइएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका ओपनिंग बैलेंस चेक करें 11845। जी 11845 जो है वो मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 19628। किधर गायब हो गया मेरा, 19628। अच्छा, ये जो WDV का लेजर हमारा बन रहा है, ये सॉरी ये जो लेजर बन रहा है ये WDV पर है, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब एक एक एडजस्टमेंट आएगा और ये पहली एडजस्टमेंट सारी इससे रिलेट करती है। ठीक है, इससे ऊपर देखिए तो कोई और चीज नहीं है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, वो बाद में देखते हैं। पहले वो लिख रहा है जी डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 5280। तो डेप्रिसिएशन इस लेजर की क्रेडिट साइड पे आएगी 5280। उसके बाद लिखते हैं मशीनरी हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 2481 वाज सोल्ड फॉर 3440। ठीक है, चूंकि ये डिस्पोजल है तो इसकी कैरिंग वैल्यू उठाओ 2481, ये भी क्रेडिट साइड पे लिखो। टू 2481। आगे लिखते हैं जी फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड फ्रॉम अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 5963 टू 8000। तो कैलकुलेट करें कितना इंक्रीज हुआ। 2037। 2037, दिस इज रीवैल्यूएशन। और इससे आगे लिखते हैं ना ऑफिस बिल्डिंग विच हैज प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड एट वाज सोल्ड। प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, ये पहले से रीवैल्यू हो चुकी है और इसका सरप्लस ऊपर मौजूद है। इसका मीनिंग ये है वाज सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ 2599, तो वो भी डिस्पोजल में आएगी 2599। इसको बैलेंस कर लो तो ये मेरा आंसर आ गया 16106। दिस इज परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अब मैं जरा आपको सर, रिवैल्यूएशन लेकिन समझा देता हूं जी। सर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है रीवैल्यूएशन, तो सर वो नहीं लेनी हमने? रिवैल्यूएशन ले ली है ना मैंने, सर देखो टेबल में भी दी हुई है। नहीं नहीं उसका इससे तो अलग नहीं है। देखें रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है उस वो पिछले साल से भी आ रहा है ना, उसको तो क्यों लाओगे आप। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस के वैसे लेजर बना के दिखा देता हूं आपको इसमें कैसे मूव कर रहा है। देखो
रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है जब साल शुरू हुआ था 1911। अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर एक रीवैल्यूएशन हुई है, ये देखो 2037, ये पीपीई की वैल्यू बढ़ी तो ये 2037 मैंने क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखता हूं, क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है 2676। अब ये जो एसेट ये वाला 2599 पे बेचा है, ये असल में वो एसेट है जो पहले रीवैल्यू हुआ था। तो जब एसेट बिकता है तो उसका रीवैल्यूएशन जो सरप्लस है वो भी खत्म हो जाता है। तो वो सेल, जब सेल करोगे, यानी ये डिस्पोजल वाले का रीवैल्यूएशन सरप्लस है और ये क्लोज कहां पर होगा, रिटेन्ड अर्निंग में। ये असल है रिटेन्ड अर्निंग है। अब इसकी बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लो, ये रिटेन्ड अर्निंग में जाएगी 1272। तो इसका पीपी से कोई ताल्लुक उस तरह नहीं बन रहा आपके सामने। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ये एक और स्टूडेंट भी बोल रहे थे बीच में। सर ये जो हमने कैरिंग अमाउंट की बात की हुई है कि जो प्रीवियसली बीन रिवैल्यूएट था अपनी कैरिंग अमाउंट पे सोल्ड हुआ है, तो सर कैरिंग अमाउंट से मुराद फेयर वैल्यू ही ना, जो पिछले साल की फेयर वैल्यू होगी। जी एग्जैक्टली, मैंने अभी बोला है कि जब आप एक एसेट रीवैल्यू कर लेते हो, रीवैल्यूएशन के बाद जो बुक वैल्यू होती है वही कैरिंग वैल्यू को लाएगी। ठीक है सर। अब बाकी हो गया या हो जाएगा इंशाल्लाह अब ये मुकम्मल? यस सर, हो जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन, ठीक है डन। इससे अगला क्वेश्चन मैंने एक और भी दिया था करने के लिए, एंड दैट इज क्लिक के नाम से, एग्जांपल 26। इसमें कोई चीज डिस्कशन वाली हो तो बताइए सर। जी सर इसमें जो एमोर्टाइजेशन वाला पॉइंट है सर वो नहीं समझ आया सर, वो क्या होता है? ओके, देखो एमोर्टाइजेशन होती क्या है पहले तो ये भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कहीं पे ये डिस्कशन नहीं की, ना ये हमारे सिलेबस में है अभी तक। आप इस तरह समझ लो कि एमोर्टाइजेशन इज जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन टेंजिबल एसेट्स, whereas amortization is calculated on intangible asset। ठीक है, अब यहां पर जो ये intangible asset आ रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस 1600 और क्लोजिंग 3450, इसके नीचे एडजस्टमेंट भी देखें, पेज नंबर ही उड़ गया मेरा, क्या था पेज नंबर? 123। 123। अच्छा, नीचे एडजस्टमेंट में आइएगा, ऑन करंट एसेट की एडिशन इंफॉर्मेशन में देखें, इंटेंजिबल एसेट की जो डेप्रिसिएशन का वर्ड लिखा हुआ है ऊपर, ये असल में इंटेंजिबल की डेप्रिसिएशन नहीं कहलाएगी, ये अमोर्टाइजेशन कहलाएगी। इसी तरह जो ओपनिंग 200 है, क्लोजिंग 400 है, बिल्कुल जिस तरह उसका अकाउंट बनाते हो इसका भी बनाओगे, अमोर्टाइजेशन का, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 200 होगा, क्लोजिंग 400 होगा, कोई डिस्पोजल हुई है? नहीं हुई, तो बस ठीक है, ये 200 के डिफरेंस जो है ये अमोर्टाइजेशन हो जाएगी। नहीं जी, एक डिस्पोजल हुआ है सर। नहीं, वो तो पीपीई हुआ ना, वो लिखता है ना ड्यूरिंग द प्लांट मशीनरी, वो तो पीपीई है। मैं इंटेंजिबल की बात कर रहा हूं अमोर्टाइजेशन समझाने के लिए। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन जो है वो सिर्फ 200 आएगी इसकी, और कुछ भी नहीं आएगी। और बताइए सर इसमें ये डिविडेंड वाला पॉइंट बता दें। डिविडेंड वाला, ओके। पहले तो ऊपर क्वेश्चन में देखिए कहीं पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटी पे डिविडेंड आ रहा है, ये जरूर देखा करें। करंट लायबिलिटी में मेरे पास है बैंक ओडी, ट्रेड पेपर, टैक्सेशन, यानी कोई नहीं। अब आगे चलिएगा,
नीचे एडजस्टमेंट में, एंड लैंड की आ गई, प्लांट मशीनरी, इंटरेस्ट बेयरिंग डिबेंचर्स की आ गई, रिडीम हुए, ऑर्डर शेयर इशू फॉर कैश, करंट एसेट इन्वेस्टमेंट हेल्ड कैश इक्विटी, ठीक है। और डिविडेंड पेड इन द ईयर 200-14 प्रपोज डिविडेंड एंड 200,000 इंटरिम डिविडेंड फॉर 2015, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिख रहा है कि जो डिविडेंड है आपने दो पे किए हैं, एक इंटरिम डिविडेंड 200,000 और 200,000 आपने पे किया कौन सा, फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। तो आपको जो ये डिविडेंड शो करोगे वो कितना शो करोगे, 400, 200 नहीं। एक्चुअली अब मैं आपको सारी बात समझा देता हूं। दो डिविडेंड होते हैं, एक डिविडेंड होता है इंटरिम, और एक होता है फाइनल। इंटरिम डिविडेंड क्या है, एनी डिविडेंड विच इज बेस्ड ऑन करंट ईयर प्रॉफिट्स, करंट ईयर बाई एनुअल प्रॉफिट्स और क्वार्टरली प्रॉफिट्स, डिपेंडिंग इंटरिम डिविडेंड कितनी दफा दिया जा रहा है। कुछ कंपनीज इंटरिम डिविडेंड साल में 3 मरतबा देती हैं, यानी हर क्वार्टर के बाद, और चौथा क्वार्टर में फाइनल आ जाता है, ठीक है। कुछ कंपनीज साल में एक इंटरिम देती हैं और एक फाइनल हो जाता है, ये डिपेंड करता है। यानी अगर कंपनी की पॉलिसी है 3 महीने के बाद डिविडेंड देना है, तो जैसे 3 महीने के अकाउंट्स बनेंगे वो कैलकुलेट करेंगे, उसके मुताबिक डिविडेंड अनाउंस कर देंगे। फिर इस तरह अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, तो 3 इंटरिम होंगे, फिर साल खत्म हो जाएगा तो फिर फाइनल की बारी आ जाएगी। तो सिंपल इंटरिम डिविडेंड वो है जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया जाता है और उसी साल से रिलेट करता है। यानी अगर 2015 के अकाउंट्स बना रहा हूं, 2015 का डिविडेंड, प्रॉफिट का डिविडेंड जो है वो 2015 में ही अगर मैं पे कर रहा हूं, वो इंटरिम हो गया। फाइनल डिविडेंड कभी भी उस साल पे नहीं किया जाता, लॉजिकली नहीं पे किया जा सकता। साल खत्म होगा, डिविडेंड अनाउंस होगा, फिर उसके बाद पेमेंट होगी। इसका मतलब है कि जो 2015 में ये लिख रहा है ना, वर्डिंग गौर से देखो, वो लिख रहा है कि उसने 2 डिविडेंड पे किए हैं, पहले फाइनल की बात कर रहा है और वो भी 2014 की। यकीनी बात है 2014 का जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है वो पे कब होगा, 15 में। एक डिविडेंड पहले हम फाइनल पे करते हैं और फिर हम कौन सा पे करते हैं, इंटरिम। और जो 2015 का फाइनल होगा वो ऑब्वियसली कब पे होगा, 2016 में। हमें सिर्फ ये देखना है, मैं कैश फ्लो बना रहा हूं, मैं अकाउंटिंग अक्रूवल नहीं कर रहा। कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2015 है मेरा, ये 2015 है। साल शुरू हो रहा है, कौन सी डेट है जो भी है, मैं फिलहाल 1 जनवरी लिख रहा हूं और 31 दिसंबर। कोई भी डिविडेंड की अमाउंट जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पे की है वो सारी ले लो, इर्रेस्पेक्टिव किस साल से ताल्लुक रखती है, इससे कंसर्निंग कोई नहीं हुआ। तो आपने, वो कह रहे जी कि आपने 2 डिविडेंड पे किए, एक फाइनल डिविडेंड पे किया है 2014 का और फिर एक इंटरिम डिविडेंड पे किया 2015 का। ये भी 200,000, ये भी 200,000, तो 400,000 डिविडेंड पेड आ जाए। ओके जी, यस सर, ओके। और कोई क्वेश्चन इसमें से? तो चलें आगे, वही क्वेश्चन की तरह जो मैंने कल कहा था करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था वो मैंने जो छोड़ा था? 24 निकाल लीजिएगा और जब प्लीज केयरफुली करना है इसको। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक और चीज भी आपको बता दूं। इसकी वर्किंग क्वेश्चन नंबर 24 की 2 तरीकों से बनती है। सॉल्व शुरू करने से पहले बता देता हूं, दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं आता। तो माइट भी पॉसिबल मैं कोई वर्किंग बना रहा हूं, वो आपकी बुक से टैली ना करे, वो डिफरेंट तरीके से हुई है, मेरी डिफरेंट, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। उसकी लॉजिक भी समझा देता हूं होता क्या है। देखो, ये अकाउंट्स आपको दिए हुए हैं SOFP, बड़े जरा जिसको कहते हैं ठंडे दिमाग से सुकून से सोचना, आपको समझ मेरी बात बड़े आराम से आ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ, इनकम स्टेटमेंट जिसको कहते हो।
ठीक है, हमने इससे कैश फ्लो बनानी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें एरर्स हैं, इसमें एरर्स हैं। तो मैं जब एरर्स हैं तो मैं कह सकता हूं ना कि मतलब सारी तो नहीं गलत होगी, यकीनी बात है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ लेजर के बैलेंसेस गलत होंगे कि नहीं, एब्सोल्युटली गलत होंगे। मुझे वो कहता है कैश फ्लो बनाओ, तो क्या मैं गलत अकाउंट से कैश फ्लो बनाऊं या ठीक से बनाऊंगा? जी शाबाश बोलिए। ठीक करेंगे पहले। ठीक से। गुड, वेरी गुड, ये बात समझ आ गई ना, ठीक से बनाऊंगा। इसका मतलब जब मैं कैश फ्लो बनाता हूं तो करेक्शन करके बनाऊंगा ना। यस सर। अच्छा, अब जब मैं बैलेंसिंग अमाउंट किसी भी लेजर की निकालता हूं, अब इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि मैं वही बैलेंस उठाता हूं जो यहां स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट किए बगैर, ठीक है, और उसमें फिर आगे करेक्शन करके मैं आंसर निकाल लेता हूं। दूसरा तरीका यह होता है कि मैं बैलेंसेस को करेक्ट करता हूं, दरमियान में करेक्शन नहीं करता। आंसर तो तब भी सेम आना ना, लॉजिक समझे ना। इसलिए इसमें परेशान नहीं होना कि ये मेरी वर्किंग जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है बुक के मेथड से, लेकिन आंसर आपको फर्क नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 था ना, लियाकत इंडस्ट्रीज। जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लियाकत इंडस्ट्रीज एज एट 31 दिसंबर 2016 इज एज फॉलोज। ऑनर्स कैपिटल, लोन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों दिए हुए हैं, अकाउंट्स पेबल गिवन है, अक्रूड इंटरेस्ट गिवन है, एसेट्स में फ्री होल्ड लैंड, बिल्डिंग WDV पर, व्हीकल इक्विपमेंट ये सब WDV पर है। इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी आ गया। अच्छा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में शायद मैंने पहले डिस्कशन की थी क्लास में या नहीं की थी। चले इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जरा टफ है, इसलिए एक एक चीज समझना जरूरी है, और इसमें जो चीजें आ रही हैं वो आगे भी आएंगी कुछ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है, जब कई दफा मोस्टली आप क्या करते हो, कोई भी एसेट खरीदना हो आपको चाहिए तो आप बाय करते हो ना। सम टाइम कुछ एसेट ऐसे होते हैं इंस्टेंट ऑफ बाइंग आप खुद उसको डेवलप करते हो या खुद कंस्ट्रक्ट करते हो। इस तरह का जैसे कई दफा मशीन भी खुद बनाते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है। लेकिन बिल्डिंग तो आम है ना, अक्सर जो बड़ी कंपनीज हैं वो बिल्डिंग बनी बनाई खरीदने के बजाय वो पर्पस बिल्ट बिल्डिंग बनाती हैं, वो लैंड खरीदती हैं खुद बिल्डिंग बनाती हैं। अब ये बिल्डिंग बनाते हुए एक दिन का टाइम तो नहीं लगना ना, कई दफा 2-2 साल लग जाते हैं, ठीक है। अब उसको वो जो अमाउंट स्पेंड हो रही है जब आप बिल्डिंग बना रहे हो तो रोज खर्चा हो रहा है, उन एक्सपेंसेस को कहां डालोगे? क्या मैं उसको बिल्डिंग कह सकता हूं? IAS 16 हमें क्या कहता था, गाइडलाइन देता था, एसेट या PPE शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। और जबकि बिल्डिंग अभी यूज में ही नहीं है तो मैं उसको कैसे कैपिटलाइज करूं? तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। यानी आप ये समझ लो कि जितनी अमाउंट आ रही है ना, जो मेरी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो बिल्डिंग से रिलेट करती है, जो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए, वो सारी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड करता है। अच्छा, जब साल शुरू होता है तो कुछ ना कुछ तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा ना। मतलब हो सकता है मैंने पिछले साल से बिल्डिंग शुरू की और हो सकता है एक बिल्डिंग ना बना रहा हूं, 3-4 बना रहा हूं, तो जो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी ना वो फिर रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। ये ओपनिंग आ गया, फिर पूरे साल में भी आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे खर्चे किए होंगे कि नहीं, जिसको एडिशन कह लो, चलो समझने के लिए। एडिशन का मतलब यहां पर ये नहीं है कि नया एसेट खरीद रहे हैं, एडिशन का मतलब है कि मजीद कॉस्ट लगा रहे हैं, कि यहां आ गए। अच्छा, फिर यकीनी बात है क्रेडिट साइड पे जो हमें बैलेंस दिया होता है ना, इसमें तो डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कौन सा डिस्पोजल होना है, इसमें रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कौन सा एसेट है अभी PPE है जो रिवैल्यू होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस अब इसके इक्वल होना चाहिए ना, ये इक्वल नहीं आ रहा होता। ये यानी अमाउंट अगर मैं टोटल करता हूं, ये हाई आती है और ये लो है, फिर इसका मतलब बाकी कहां गया? जो डिफरेंस है ना वो हमारा ट्रांसफर हो रहा होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब जब मैं PPE का अकाउंट बनाऊंगा ना ये, तो यहां मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट यहां से उठा के लाऊंगा, ये वाला।
आप समझ आई बात? ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, इन्वेंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल है और कैश। नेक्स्ट जी, हाँ इसमें जो देखने वाली चीजें वो एडजस्टमेंट्स हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है, फाइनेंस कॉस्ट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नेट। नेट नेट का मतलब क्या है? इसमें लॉस भी होगा, इसमें गेन भी, लेकिन गेन चूंकि ज्यादा है तो उसे नेट कर दिया। और IAS 7 की रिक्वायरमेंट क्या है? गेन और लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकते। अगर गेन है तो गेन लिखोगे, लॉस भी है तो लॉस भी लिखोगे। मतलब दो एसेट मैंने डिस्पोज की है, एक पे गेन है और एक पे लॉस है, तो ये दोनों गेन और लॉस मुझे सेपरेटली शो करने हैं IAS 7 में। तो यकीनन इसकी डिटेल आगे देगा। और फर्ज कीजिए अगर नहीं दे रहा तो फिर मेरी मजबूरी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, और नहीं निकल सकते मैं लिख दूंगा, लेकिन बहरहाल ये लाजमन होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहां से हमने स्टार्ट जी। सर ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर हम PPE में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी अमाउंट, तो सर अगर वो PPE का पार्ट हो रहा है तो फिर डेप्रिसिएशन का भी होगा? बिल्कुल, जिस वक्त वो PPE का हिस्सा बनेगा उसके बाद वो डेप्रिसिएशन का भी पार्ट बन जाएगा। सर जो मतलब उसकी अमाउंट होगी तो उसी अमाउंट में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो जो PPE का हिस्सा होगी? जी जी, जो अमाउंट यहां ट्रांसफर हुई है ना PPE में, उस पर डेप्रिसिएशन होगी। ओके ठीक है। अच्छा जी, अब आइएगा एडजस्टमेंट में। नंबर A एडजस्टमेंट देखें, डिटेल्स ऑफ गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आर गिवन। अब देख लो यहां क्लियरली दिया हुआ है। वो कहता है जो लैंड बेची है उस पर गेन हुआ आपको, और जो आपने इक्विपमेंट सेल किया उस पर लॉस हुआ। ऊपर नेट दिया हुआ था ना, अब देखो अब अल्लाह ताला दे दिया, अब तो मुझे क्या करना है, दोनों को अलग शो करना है। अच्छा, लेकिन आगे लिखता है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट्स द WDV ऑफ इक्विपमेंट। यानी ये जो लॉस है ना ऊपर आ रहा है इक्विपमेंट, ये WDV रिप्रेजेंट हो रही है। इसका मतलब कि इसको बेचा नहीं है आपने, जीरो वैल्यू पर है। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, यानी ये किसी का डैमेज होगा, ऊपर लिखा भी हुआ है ड्यू टू फायर, आग लगने से जाया हो गया, लेकिन आगे अमाउंट लिखता है द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 30,000 वाज एरोनॉमिकली क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये पहला पॉइंट है। जो अमाउंट रिकवर हुई है इंश्योरेंस कंपनी से, क्या वो इस एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होनी चाहिए थी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लॉस मेरा 70,000 नहीं हुआ, मेरा लॉस 30 रिकवर हो गया तो 40,000 है। तो जिस वक्त ये एंट्री गलत चली गई, किसी और अकाउंट हेड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चली गई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा प्रॉफिट जो ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है वो गलत है। यहां से मैंने स्टार्ट लेना पहले तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, आगे चलिए, रिपेयर टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 50,000। एक बिल्डिंग थी उसकी आपने रिपेयर की थी 50,000 की, वर एरोनॉमिकली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। आपने गलती से उसको बिल्डिंग अकाउंट को चार्ज कर दिया, ये दूसरी एरर है। अब इससे क्या हुआ, प्रॉफिट में कोई इफेक्ट आ रहा है जी? क्योंकि रिपेयर एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इट मींस कि जो प्रॉफिट आपने शो किया है दैट वाज ओवरस्टेटेड, तो ये इसमें भी प्रॉफिट को एडजस्ट करना चाहिए मुझे। यस, ये दो चीजें आ गई। आगे चलिए, ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 1.2 बिलियन। ये तो वो बता रहा है ये वो वाली अमाउंट है जो यहां से वहां ट्रांसफर हो रही है। ऑनर विड्रू ₹150,000 पर मंथ जो उसने विड्रॉ कराया है। ओके, देखो इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में कि जो मैंने कहा है मुश्किल, मैंने इसलिए मुश्किल कहा है कि एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन ये जरा बिल्कुल डिफरेंट आया, इसमें एरर बीच में दी। एक तो याद, असूल याद रखो, एग्जामिनर की फेवरेट चीज जो है ना वो यही है, एरर्स। वो कहीं पे भी डाल सकता है, ये नहीं है कि ये पहली दफा हुआ था जब ये क्वेश्चन पेपर में आया तो कैश फ्लो में पहली दफा एरर दे दी इसने, वरना इससे पहले कभी नहीं क्वेश्चन में आई। ठीक है,
तो एरर का जो है ना वो चूंकि जो फर्स्ट टाइम आती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हालांकि ये कुछ भी नहीं है। मैंने अब कैश फ्लो बनानी है, मैं कोई पूरी कैश फ्लो नहीं बना रहा, मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, जहां वर्किंग हो गई मैं बनाता जाऊंगा। आपने मेरी बात को गौर से सुनना है और जहां नोट कर सकते हो नोट कर लो। मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। My question is that the profit which is given in a question, absolutely it is given, this is 1525948। आप मुझे आंसर दो कि क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? सर रॉन्ग है। रॉन्ग है। रॉन्ग है। तो मुझे इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लाने के लिए पहले करेक्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं पहली वर्किंग, मैं सिर्फ वर्किंग शो करता हूं, कैश फ्लो आप बनाते रहोगे खुद। पहली वर्किंग देखो कौन सी बनाऊंगा, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को करेक्ट करूंगा, जो गिवन प्रॉफिट है उसको लीजिएगा 1525948। अब वही दो एडजस्टमेंट में आते हैं और जरा देखते हैं इसका प्रॉफिट पे क्या एडजस्टमेंट होगी। 30,000 का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला और वो इंश्योरेंस क्लेम आपने, यानी वो जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो आपने उसको यानी इनकम रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो लॉस 70,000 रिकॉर्ड हो गया, हालांकि वो लॉस 40,000 था। तो जब लॉस को कम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां मैं ऐड करूंगा इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा, यहां स्टूडेंट वो स्टूडेंट बहुत बुरी तरह मार पड़ती है उसको यहां पर आकर, जो ये सोचने लग जाता है इस लेवल पर कि इसका दूसरा इफेक्ट कहां जा रहा है। और छोड़ दो भाई, अभी दूसरे इफेक्ट की क्या जरूरत है। एक असूल याद रखना अकाउंटिंग में, जो चीज कर रहे हो पहले उसको कर लो, जब वो आएगी चीज वहां देखेंगे, ताकि उसके मार्क्स तो गेन करो ना। पहले ही उसको सोचने बैठ जाते हो, फनूस दिल्ली दूर है, जरूरत क्या है। जब वहां दिल्ली पहुंचेंगे फिर देख लेंगे, इंडिया पे भी हमला करके उसको भी काबू कर लेंगे। अभी क्यों परेशान होते हो, अभी तो बस ये काम करो जो कर रहे हो। तो इंश्योरेंस क्लेम कितना आया? 30,000, ये प्लस किया। फिर इसी तरह अगली एडजस्टमेंट में रिपेयर कॉस्ट कहता है, वो कहता है कि रिपेयर कॉस्ट थी, गलती से आपने उसको बिल्डिंग को चार्ज कर दिया, वो तो बात का मसला, बिल्डिंग को करेक्ट करेंगे। मैं इस वक्त रिपेयर की बात कर लेता हूं, रिपेयर रिकॉर्ड नहीं हुई, लेस रिपेयर। जब रिकॉर्ड करूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, 50,000। ये माइनस होगा 1505948। ये बात समझ आ गई जी? 1595048 है ना, सॉरी 1505994, वो आगे पीछे मैं लॉस बोल गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारा अगला हेड क्या आता है? एडजस्टमेंट्स फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है? ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये मैंने अभी पढ़ी थी कहीं, ये पिछले पेज पे आइएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 932,500। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि ये क्वेश्चन ठीक है, मैं तो कहता हूं इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है। वो कैसे? जिस वक्त आपकी एरर हुई है बिल्डिंग वाले केस में, बिल्डिंग ओवरस्टेट हुई है, तो डेप्रिसिएशन भी तो ओवरस्टेट होती है कि नहीं? इंट्रो से पढ़ते आए। लेकिन बहरहाल छोड़ दो इस बात को, अब एग्जामिनर ने दिया है, हम क्या करें, हम इसी तरह कर लेते हैं। बट टेक्निकली इट इज रॉन्ग। जब आपका बिल्डिंग ओवरस्टेट हुई है तो डेप्रिसिएशन भी ओवरस्टेट। लेकिन अब मैं उसको कैसे कम करूं? रेट गिवन ही नहीं है मुझे, जब रेट ही नहीं गिवन मैं कैसे कर दूं? इसलिए छोड़ दो। कौन सी वाली? बिल्डिंग वाली? जी जी ठीक है, लास्ट डेट को फिर सही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि फुल ईयर कन्वेंशन हो। एनी हो, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं और अल्फाज जो है वो वापस ले लेता हूं। अच्छा आगे चलिएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन हो गई, कितनी आ गई? 932,500। इसके बाद अब हमने आगे बढ़ना है। नॉन करंट एसेट से रिलेटेड क्या आइटम थी? गेन
और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट, दोनों लेने हैं। पहले लीजिएगा गेन। अब देखो ये नीचे आइएगा सेकंड पेज पे, और यहां गेन दिया हुआ है 168 जी, 168 960, ये पूरा ऐड करना, और फिर लॉस कितना लेस करोगे, सॉरी वो लेस होगा गेन पूरा लेस कर दो, और लॉस 70,000 है, 70 नहीं लेना, करेक्शन करो यहां पर, क्योंकि लॉस 70 नहीं रहा, 30 रहा है, 40 रहा है, 40 आप इसको ऐड करें, 14 है जी सॉरी 40 है, वो ऐड बैक करना। आगे चलिए, इसके बाद आगे चलते जाएं, जिस तरह हमने पढ़ा था, यहां तक कैलकुलेट करने के बाद नॉन करंट खत्म हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कोई बैड डेट्स, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई बैड डेट्स हैं, कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या कोई और प्रोविजन, कुछ भी नहीं। उसके बाद फौरन बाद हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह। तो यहां पर देखो फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है आपको, बिल्कुल एंड पे जो चार चीजें दी हुई है 141,872, ये एज इट इज ऐड कर दो। तो यहां और इंटरेस्ट इनकम भी नहीं है, तो यहां तक आ जाएगा कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। जब ये कैलकुलेट हो गया, अब वर्किंग कैपिटल में आइएगा, ये जो एरर्स हुई हैं इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है अकाउंट रिसीवेबल पेएबल वगैरह से, लिहाजा वो तो वर्किंग कैपिटल वही रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट पेड सेम रहेगा, टैक्स पेड सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन चेंज आएगी आगे इन्वेस्टिंग में। तो अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से दो जगह पे जाकर मैंने इसकी एडजस्टमेंट की, कहां पर, एक प्रॉफिट में और एक लॉस में, एक प्रॉफिट में और एक लॉस, ठीक है। अब आइएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो अब चूंकि चार एसेट है ना, एक तरीका तो ये होता है चारों को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन वो जरा थोड़ा सा ना ट्रिकी हो सकता है, माइट भी कोई मिसिंग वैल्यू। आप कोशिश करें सबको अलग रखें। लैंड जो है इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है, लेकिन लैंड में उसने नीचे दिया हुआ है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड। इसका मतलब लैंड कोई नई खरीदी नहीं है, कोई लैंड खरीदी नहीं है, तो लैंड के अगेंस्ट परचेज तो कोई नहीं आएगी, लेकिन डिस्पोजल आएगी, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लैंड। ये देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मुझे दो चीजें चाहिए होती है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन करंट एसेट से एक रिलेटेड होती है कि एसेट परचेज कितना की है, और नंबर टू परचेज के अगेंस्ट पेमेंट, कि आपने सेल कितने में की है। तो मैं ये दोनों चीजें कैलकुलेट करूंगा चारों एसेट्स की, फ्री होल्ड लैंड की भी, बिल्डिंग की भी, व्हीकल की भी और इक्विपमेंट की भी। जब मैं लैंड की बात करता हूं तो परचेज कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तो वैल्यू गिर रही है और लैंड नॉन डेप्रिसिएबल है, तो फिर ये गिर कैसे रही है, ऑब्वियसली डिस्पोज की है। तो डिस्पोजल की प्रोसीड कैसे निकालनी है, नीचे उसने दिया हुआ है गेन, कि लैंड जो आपने बेची है वो दी हुई है उसने जनाब 168,960। अब ये कैसे निकालोगे, एक तो सिंपल तरीका ये है कि लैंड का लेजर बनाना है तो लैंड का लेजर बना लो, नहीं तो वैसे भी बड़े आराम से निकल आएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस ले लो, ओपनिंग बैलेंस है 6.6 मिलियन और क्लोजिंग बैलेंस है 4,778,400, यानी इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिस्पोजल है, लेकिन ये डिस्पोजल की WDV है, बुक वैल्यू। ये वैल्यू आई कितनी आई, 1821600 600। और यकीनी बात है आपने जो कैश मिला है इससे ज्यादा ही मिला है ना, क्योंकि आपको गेन हुआ है, और गेन उसने कितना दिया हुआ था 16896। तो ये जो अमाउंट आएगी 560, ये कहलाएगी प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लैंड, ठीक हो गया। अच्छा अगला आ जाता है बिल्डिंग, क्योंकि मसला सारा बिल्डिंग में ही है, इश्यू जो है वो सिर्फ बिल्डिंग में है।
क्योंकि बिल्डिंग में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी लिंक होता है। अब बिल्डिंग जब अकाउंट बनाओगे, बिल्डिंग की कॉस्ट तो गिवन नहीं है, WDV गिवन है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो डेप्रिसिएशन हमें दी हुई है वो तो टोटल दी हुई है, उसमें बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन अलग नहीं है, व्हीकल की डेप्रिसिएशन सेपरेट नहीं है, इक्विपमेंट की सेपरेट नहीं है, और कहीं से मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, आई थिंक नहीं कर सकता, तो कोई मसला नहीं, इसको फिर कंबाइन करना पड़ेगा। आप इसको PPE का अदर देन लैंड, लैंड तो अलग कर दो, डेप्रिसिएबल जितने भी है ना वो इकट्ठे कर दो, यहां पर PPE का लेजर बनाओ एट WDV। इसका ओपनिंग बैलेंस 3 आएंगे, मैं इसका तीनों लिखूंगा। ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ फर्स्ट है 4171 200 आई थिंक, सेकंड है आपका व्हीकल्स 800,000, और थर्ड है इक्विपमेंट 2112। ठीक है, अच्छा निकल आएगी डेप्रिसिएशन, ये वैसे परेशान करते मुझे, छोड़ो। निकलेगी क्यों नहीं, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग का अकाउंट बना रहा हूं मैं WDV। अब बताओ ओपनिंग बैलेंस क्या है? 41 ये ओपनिंग बैलेंस है। अब यकीनी बात, एक अमाउंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से आ रही है, वो एडजस्टमेंट में दी हुई है 1.2 मिलियन, वो यहां ले आओ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा जी, अब आइएगा एडिशंस, वो तो फाइंड करनी है। डिस्पोजल, एडिशन तो खैर यही आती है, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे कोई आ रही है तो देख लेंगे। डिस्पोजल, अच्छा जी, डिस्पोजल जो है वो उसने बिल्डिंग कोई डिस्पोज की है आपने? अच्छा नहीं दी हुई, छोड़ दो, नहीं दी हुई, छोड़ दो। डेप्रिसिएशन तो आएगी ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये कैसे निकालोगे ये देखिएगा। देखिए टोटल डेप्रिसिएशन जो दी हुई है हमें क्वेश्चन में वो कितनी है? 932,500। इसमें यकीनी बात है कितने एसेट की डेप्रिसिएशन है? 3, बिल्डिंग, व्हीकल और इक्विपमेंट। ठीक है, एसेट डिस्पोज कौन कौन से किए हैं ये पहले डिसाइड करो। एक और चीज, कौन कौन से डिस्पोज किए हैं? एक लैंड और एक इक्विपमेंट। ठीक है, अब मुझे इसमें 2 डेप्रिसिएशन चाहिए। एक चाहिए व्हीकल की डेप्रिसिएशन। व्हीकल का जो ओपनिंग बैलेंस है 800,000, क्लोजिंग बैलेंस है 600,000। यकीनी बात है एडिशन तो हुई नहीं, नजर आ रहा है, और डिस्पोजल उसने बताई नहीं है, जिसके वाले डिस्पोजल भी नहीं है, तो फिर कम क्यों हो रहा है? ड्यू टू डेप्रिसिएशन। इसका मतलब 200,000 डेप्रिसिएशन व्हीकल की लेस करो, फिर उसके बाद इक्विपमेंट। लेकिन इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन इस तरह निकालोगे गलत हो जाएगी। क्यों? इक्विपमेंट आपने सेल किया है, मतलब जाया हुआ है आपका, तो इसलिए उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्विपमेंट का लेजर बनाओ। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है? 211,2,000। और यकीनी बात है आपकी वैल्यू गिर रही है तो ये परचेज तो हो नहीं सकता ना, लेकिन डिस्पोजल तो हुई है। अब जो आपने इक्विपमेंट डिस्पोज किया है उसकी कैरिंग वैल्यू एग्जैक्टली वो जो लॉस उसने 70,000 दिया था वो थी। ठीक है ना, वो तो हमने बाद में करेक्शन की ना। तो वैसे तो एसेट जो डिस्पोज हो रहा है वो 70,000 का है, वो पूरा 70,000 क्रेडिट करो। और फिर यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालूंगा जो मुझे मालूम नहीं है अभी, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन है CF।
क्लोजिंग बैलेंस गिवन हुआ है जी इक्विपमेंट का 1643100, इसका डिफरेंस ले लो 1501900। ना करो यार जी। यही है सर। 393,900। ये दूसरी डेप्रिसिएशन आ गई, इसमें से इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन लेस कर दो 393,900। जब इसको लेस करोगे तो अभी भी कुछ डेप्रिसिएशन बच रही है। देखो ना, इसमें से दो माइनस करता हूं तो जीरो तो नहीं आता ना, इसका मतलब जो अब डेप्रिसिएशन है वो किसकी है, बिल्डिंग। अब इसको माइनस करो 932,500 माइनस 200,000 माइनस 393,900, डबल 3,8 ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी यहां पर। अब जो चीज मैं समझा रहा हूं उसके दो तरीके करने के, और वो दो तरीके क्या हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि एक आपने रिपेयर कॉस्ट लगाई थी, रिपेयर कॉस्ट वो गलती से कहां ट्रांसफर हो गई, बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग ओवर स्टेट हो रही है, जब बिल्डिंग ओवर स्टेट हो रही है तो उसको रिवर्स करोगे कि नहीं। रिपेयर्स लिखता हूं कितनी अमाउंट से, 50,000 से, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्लोजिंग बैलेंस की तरफ आ जाता हूं। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, जी क्लोजिंग बैलेंस 5057 5057 5057 600 600। अब देखो मैंने 5057 नहीं लिखा, मैंने 5007 लिखा। क्यों, जब मैं कुरेक्शन कर दूंगा, गौर से सुनो मेरी बात, जब कुरेक्शन कर दूंगा तो बिल्डिंग की वैल्यू ये तो आएगी नहीं। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि इसका रॉन्ग बैलेंस ही रहने दो, फिर ये एडजस्टमेंट ना करो, तब भी वही आंसर आएगा। ये मैं कह रहा था दो मेथड, समझ आ गई बात। यानी एक तो मैंने ये किया, इसको जब करेक्ट किया तो फिर बैलेंस भी तो करेक्ट करो ना, फिर बैलेंस वो वाला क्यों उठा रहे हो जो वहां दिया हुआ है। तो ऐसे करोगे थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको करेक्शन नहीं करता, तो वही वाला वैल्यू लिख। अब इसको जब डिफरेंस आ रहा है, ये मेरी एडिशन है, एडिशंस, ये बिल्डिंग आपने बाय की है, ठीक है। जरूरी तो नहीं कि सारी बना रहे हो, कोई हो सकता है एक आधी बाय भी की हो बिल्डिंग, ये परचेज है। तो अब इसको प्लस करके माइनस कर लो, दैट इज एडिशन। जी 25,000 जी 245,000 25,000 पूरा पूरा 25,000। यस सर। ये एडिशन, हाँ कहीं से कैलकुलेशन चेक कर लेना, मुझे लग रहा है कि ये अमाउंट गलत है। ये गलत हुआ है, चलो वो भी ठीक कर लेना। असल में ये अमाउंट ही गलत लिखवाई है, उसकी वजह से हुआ डेप्रिसिएशन। तो एक दफा सर घर में ये दोबारा करना, क्योंकि टाइम क्लास का खत्म हो गया, अटेंडेंस का टाइम नहीं बचा। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आज। देखिएगा उस्मान साहब, डाउनलोड भी यहाँ से हो जाती है।